दोस्तों, इंसानों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है तो वो है हवा। आए दिन हम बढ़ते पॉल्यूशन और पेड़ों की कटाई की वजह से ही बात कहते रहते हैं कि धरती से जल्द ही ऑक्सीजन गैस खत्म हो जाएगी और यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये सभी बातें जिस ऑक्सीजन के लिए कही जा रही हैं, वो धरती पर कैसे आई और उसकी शुरुआत कब से है, ये आज भी वैज्ञानिकों के बीच एक रहस्य का मुद्दा है। लेकिन फिर भी आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर धरती पर ही क्यों ऑक्सीजन है और इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी, और क्या सच में आने वाले कुछ सालों में धरती से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। सबसे पहले उन रिसर्च के बारे में जान लेते हैं जो धरती पर ऑक्सीजन की पहली मौजूदगी के बारे में बात करती हैं। तो दोस्तों, हाल ही में किए गए नए शोध से पता चला है कि धरती पर ऑक्सीजन का डेवलपमेंट आज हमारे अनुमान से करीब 10 करोड़ साल बाद हुआ था, और ये कहा जा रहा है कि इस ऑक्सीजन डेवलपमेंट ने ही धरती पर जीवन के लिए आगे के रास्ते को बनाया था। इससे पहले जो हम धरती पर ऑक्सीजन की शुरुआत की बात करते थे, तो ये माना जाता था कि यहाँ ऑक्सीजन में सबसे बड़ी और पहली ग्रोथ लगभग 243 करोड़ साल पहले हुई थी, जिसे ग्रेट ऑक्सीडेशन एपिसोड की शुरुआत के तौर पर जाना जाता है, और ये पृथ्वी के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। रिसर्च की माने तो अपनी शुरुआती मौजूदगी के बाद ऑक्सीजन में काफी ड्रामेटिक रूप से उतार चढ़ाव आता रहा है। इसका मतलब ये है कि आज जो हम अपनी साइंस और जीके की किताबों में पढ़ लेते हैं कि वायुमंडल में करीब 21% ऑक्सीजन गैस है, वो पहले ऐसे स्टेबल परसेंटेज में नहीं हुआ करती थी। यानी कि इसके बहुत बाद में ऑक्सीजन गैस वायुमंडल का स्टेबल एसिड बन पाई। इस उतार चढ़ाव में मौजूद ऑक्सीजन और मीथेन जैसी बाकी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा के बीच एक रिलेशन को भी दिखाती है, जो पृथ्वी पर अतीत में कुछ सबसे बड़े क्लाइमेट चेंज को समझाने में मदद कर सकते हैं। उस टाइम पीरियड में पृथ्वी ने 4 हिमयुगों यानी आइस एज को झेला था। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस आइस एज के दौरान धरती लाखों सालों तक बर्फ में ढक गई थी। एक्सपर्ट के अनुसार वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के लेवल में आए चेंजेस ने इन घटनाओं को खत्म कर दिया था। यानी ये ऑक्सीजन की ही देन है कि धरती से वो हिमयुग खत्म हुआ, क्योंकि वैज्ञानिकों के मन में अक्सर ये सवाल रहता है कि जब पृथ्वी पर सब कुछ बर्फ से ढका था, तब उस समय से ये धरती कैसे उबर पाई थी। इसी को एक्सप्लेन करें तो जब वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी तो बाकी की ग्रीन हाउस गैसों जैसे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी आई। इस वजह से सरफेस के नीचे का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर चला गया था, और साथ ही उसी समय ज्वालामुखियों में हुए विस्फोट के चलते धरती गर्म हो गई और बर्फ पिघल गई, जिससे बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई, जिसने वायुमंडल के तापमान में बढ़ोतरी कर दी थी। वैज्ञानिकों ने बताया कि पहले हम ये सोचते थे कि अगर वातावरण में ऑक्सीजन पहले से ही स्टेबल फॉर्म में मौजूद थी तो ये चौथे हिमयुग की घटना क्यों हुई थी। तब हमें पता चला कि उस समय तक ऑक्सीजन स्थिर नहीं थी। यानी कि इस बात से एक चीज तो साफ हो जाती है कि चौथे हिमयुग से पहले कभी ऑक्सीजन ज्यादा होती तो बर्फ पिघल जाती, और कभी कम होती तो फिर से नया हिमयुग शुरू हो जाता। लेकिन चौथे के बाद हिमयुग का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। यानी कि ऑक्सीजन का स्टेबल फॉर्मेशन असल में चौथे और अंतिम हिमयुग के बाद हुआ था। अब ऑक्सीजन की उत्पत्ति को समराइज करने की कोशिश करें तो इसकी उत्पत्ति के पीछे तो करीब अरबों साल पहले की तारीख रही होगी, लेकिन आज जिस 21% ऑक्सीजन से हम सब जी रहे हैं, उस स्टेबल ऑक्सीजन की शुरुआत 4th आइस एज के बाद से ही पॉसिबल है। अब अगर हम अपने दूसरे सवाल पर आएं कि आखिर पृथ्वी पर ऑक्सीजन कैसे बनी होगी, तो इसके बारे में तो जिन बातों पर सहमति जताई जाती है उसमें सबसे पहला नाम तो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण का ही होता है। यानी कि करीब 2-2.5 अरब साल पहले धरती पर चारों तरफ से छोटे छोटे सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रोबैक्टीरियल एलिमेंट्स सूरज की रोशनी की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस के तहत ऑक्सीजन को रिलीज करने लगे होंगे। अब अगर आपको फोटोसिंथेसिस नहीं पता तो आपको बता दें कि इस प्रोसेस में सूक्ष्म जीव या आज के समय में जो पेड़ पौधे हैं वह सूरज की रोशनी से अपना खाना तैयार करते हैं, यानी कि एनर्जी लेते हैं। तो इस एनर्जी लेने के प्रोसेस में वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और यहीं से ऑक्सीजन पहली बार धरती के एटमॉस्फेयर में आई होगी। लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि आखिर जब ये सिलसिला शुरू हो गया था तो बार बार ऑक्सीजन घट कैसे जाती है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ज्वालामुखी का है। जी हाँ दोस्तों, उस समय पृथ्वी के गर्भ में इतनी गर्मी थी कि उसे बाहर निकलने के लिए नए नए रास्तों की तलाश रहती थी, और इसी तलाश में ज्वालामुखी का रूप लेकर के बाहर आती थी, जिसमें मौजूद लावा धरती पर फैलता था तो उसके अंदर जो मेटल एलिमेंट होते थे वो धरती पर फैल जाते थे। और जैसा कि हम आजकल भी देखते हैं कि किसी लोहे की रॉड को अगर हम बाहर रख दें तो उस पर जंग लग जाती है, क्योंकि वह हवा के संपर्क में आने के कारण ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता है।
इसीलिए उस पर लाल भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है जिसे रस्ट कहते हैं। और यही हुआ उन पिघले हुए मेटल्स के साथ जो धरती पे इस तरह फैल रहे थे कि वो फैलने के साथ ही साथ वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जा रहे थे और उन पर रस्ट जम रहा था, जिसकी प्रमाणिकता बाद में वैज्ञानिकों ने पुरानी चट्टानों पर हुए खोज से देने की कोशिश की है। इसके अलावा इन्हीं ज्वालामुखी में से मेटल्स के साथ ही कुछ ऐसी गैसेस भी निकलती थीं जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाती थीं, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि ऑक्सीजन का नेचर ही ऐसा है कि वह आसानी से किसी के साथ भी ऑक्सीडाइज हो जाती है, इसीलिए यह भी ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन करके एटमॉस्फेयर से उसे लगातार खत्म करने लगी थी। यही कारण था कि जो सूरज की रोशनी से ऑक्सीजन बना रहे थे, उस ऑक्सीजन को धरती के गर्भ से निकलने वाले मेटल और तरह तरह के गैस ऑक्सीडाइज करके खत्म कर दे रही थी। यही कारण था कि ऑक्सीजन वायुमंडल में बार बार घट बढ़ रही थी, लेकिन बाद में स्टेबल हो गई और वही स्टेबिलिटी आज तक बची हुई है और हम सब इसी के सहारे जिंदा हैं। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि धरती पर ऑक्सीजन की मौजूदगी के पीछे क्या कारण थे और कितनी मुश्किलों के बाद आज ये हमारे लिए यहाँ मौजूद है। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।